वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 32 और 32 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम इति चेत। मिला पंक्ति? चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि वेदांत मत में इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक वेदांत मत में इंद्रियजन्यत्व नहीं है। जैसा कि नैयायिकों ने ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक इंद्रियजन्यत्व माना है, वैसा वेदांत मत में नहीं है ना। तब पूर्व पक्षी अब पूछ रहा है कि यदि आपके मत में, वेदांत मत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक इंद्रियजन्यत्व नहीं है, तो कौन प्रयोजक है बताओ, ऐसा प्रश्न कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम इति चेत। मिला पंक्ति? ऐसा यदि पूछता है तो पुनः सिद्धांति उसको पूछ रहे अब आगे की पंक्ति से, कौन से प्रत्यक्ष के बारे में तुम पूछ रहे हो, इस प्रकार। तो सिद्धांति इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, यदि इंद्रियजन्यत्वम, यदि इंद्रियजन्यत्वम न प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम, न प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम तर्हि किम तत्, तर्हि किम तत् इति पृच्छति, इति पृच्छति सिद्धांते इति। ठीक है कि इंद्रियजन्यत्वम ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष के लिए कारण इंद्रियजन्य, इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम, ऐसा नियम वेदांत मत में नहीं है। तब ठीक है, नहीं है तो नहीं है, किंतु फिर आपके मत में कौन है प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, उस बात को बताइए, ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है। पंक्ति को देखिए, सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम, प्रयोजकम कारणम, प्रत्यक्षत्व का कारण कौन है, किम इति चेत। ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करता है तो आगे सिद्धांति बोल रहे हो, किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है ये पूछ रहे हो, किंतु वो प्रत्यक्षत्व दो प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञानगत प्रत्यक्ष, है कि नहीं, और एक होता है विषयगत प्रत्यक्ष। मतलब ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन, ऐसा तुम पूछना चाहते हो, कि विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है, इस बात को तुम पूछना चाहते हो। ऐसा उल्टा जवाब पूछा किसने? सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है ऐसा तुम पूछ रहे हो। किम वा विषयगतस्य, अर्थात विषयगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम किम इति पृच्छसि। इन दोनों में से तुमको क्या कहना है, तुम क्या कहना चाहते हो। लग गया पंक्ति? देखो भाई, तो प्रत्यक्ष यह जो व्यवहार होता है ना, तीन जगह होता है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान में, एक प्रत्यक्ष विषय में, और एक प्रत्यक्ष प्रमाण में। जैसे बोलते कि नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान है कि नहीं, या अनुमिति ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान में भी व्यवहार होता है प्रत्यक्षत्व का। और दूसरा होता है किसमें? विषय में। यह विषय प्रत्यक्ष है, अमुक विषय परोक्ष है, ये विषय प्रत्यक्ष है, तो विषय में भी व्यवहार होता है प्रत्यक्ष विषय इस रूप से। और प्रमाण के बारे में प्रत्यक्षम प्रमाण है कि नहीं, तो उनमें से प्रमाणगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम,
ठीक है ना। प्रमाणगत जो प्रत्यक्षत्व है उसका प्रयोजक कौन? तो प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम, यह मतलब प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। लग गया कि नहीं? तो प्रमाणगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रमाकरणत्व है। वो तो प्रसिद्ध है, इसलिए उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। फिर किस बारे में पूछा कि ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व के बारे में तुम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछते हो या विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछते हो, ऐसा प्रश्न किया। लग गया पंक्ति? ये जो आया है कि नहीं, किम ज्ञानगत से, मिला पंक्ति? तो किम के पहले थोड़ा लिखिए वाक्य उत्तरनिका के रूप में। प्रत्यक्ष व्यवहार प्रत्यक्ष ज्ञाने प्रत्यक्षम ज्ञानम इति, प्रत्यक्षम ज्ञानम इति, ठीक है। अर्धविराम। प्रत्यक्ष विषये प्रत्यक्षम विषयः इति, प्रत्यक्षम विषयः इति, अर्धविराम। प्रत्यक्ष प्रमाणे च प्रत्यक्षम प्रमाणम इति दृश्यते, पूर्णविराम। तत्र प्रमाणगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम् प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम् अस्ति। अर्धविराम। तच्च प्रसिद्धत्वात् प्रागुक्तत्वाच्च न एव जिज्ञास्यम्, पूर्णविराम। ज्ञानगतस्य विषयगतस्य च प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम् न एकम्, अर्धविराम। किंतु भिन्नम, पूर्णविराम। तयोः कतरत् जिज्ञास्यम् इति विभज्य पृच्छति किम इति, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो प्रत्यक्ष व्यवहार 3 जगह होता है भाई। कहाँ? तो प्रत्यक्ष ज्ञान में व्यवहार होता है प्रत्यक्ष ज्ञानम इस प्रकार से, और प्रत्यक्ष विषय में भी व्यवहार होता है प्रत्यक्ष विषय, इस रूप से प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है। और क्या? तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होता है।
उसका आकार प्रत्यक्षम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रकार से, ठीक है। तो समझ लीजिए प्रमाण प्रत्यक्ष है, ठीक है। तो प्रमाण प्रत्यक्ष है, क्यों? उसमें क्या ऐसा निमित्त है कि जिसमें प्रत्यक्षत्व आ जाता है? तो बता रहे हैं, तत्र प्रमाणगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम, प्रमाणगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है कौन? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। प्रत्यक्ष प्रमा का करण जो होत रहता है उसको कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण, है कि नहीं? अनुमान को प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? उस अनुमान में प्रत्यक्षत्व का व्यवहार होने के लिए जो प्रयोजक चाहिए वो नहीं है। कौन प्रयोजक है? प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्षत्व लाने के लिए प्रयोजक निमित्त कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। अनुमान करण तो है किंतु अनुमिति का है, प्रत्यक्ष प्रमा का नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण रहता है उसको बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अमुक अमुक प्रमाण प्रत्यक्ष है, उस प्रमाण में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। समझ में आया कि नहीं? वो प्रसिद्ध है और उसका विवेचन पीछे कर भी दिया है, प्रत्यक्ष प्रमायः करणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, गया कि नहीं? इसलिए उसके बारे में जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। फिर रह गए दो, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष, और उन दोनों का भी प्रयोजक भिन्न भिन्न है। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक भिन्न है और विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक भिन्न भिन्न है। अतः उन दोनों के बारे में जिज्ञासा हो सकती है। तब सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को कि उन दोनों में से कतरत कौन सा तुमको जिज्ञासा है, किसको तुम जानना चाहते हैं? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है इसको जानना चाहते हो कि विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है इस बात को तुम जानना चाहते हो? ऐसा प्रश्न पूछा। किसने? सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। मिला पंक्ति? तो देखिए भाई, किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। ठीक। अब देखो भाई, तो नैयायिकों के मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है पता है? जैसे वन्य का ज्ञान हुआ, सामने घट का भी ज्ञान हुआ। वन्य मतलब पर्वत पर जो वन्य है उसका भी ज्ञान होता है अनुमान प्रमाण के द्वारा। सामने घट है उसका भी ज्ञान होता है चक्षुरिंद्रिय के द्वारा। किंतु घट ज्ञान को हम बोलते हैं क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है करके, और वन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं। तो ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? तो नैयायिक मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है इंद्रिय जन्यत्व। नैयायिक मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? इंद्रिय जन्यत्व। तो घट का ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्यों? इंद्रिय जन्य होने से। वन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, क्यों? इंद्रिय जन्य नहीं होने से। तो नैयायिक मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? इंद्रिय जन्यत्व। लगे कि नहीं? प्रमाण में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। बताया था कि नहीं? अब रह गई एक बात, विषयगत प्रत्यक्ष। तो नैयायिक मत के अनुसार विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? जैसे घट प्रत्यक्ष है, घट को प्रत्यक्ष मानते हैं कि नहीं? घट का ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, और उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चक्षुरिंद्रिय वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। घट का ज्ञान भी प्रत्यक्ष है और घट भी प्रत्यक्ष है। वन्य प्रत्यक्ष नहीं है, वन्य को ज्ञान कराने वाला अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है नहीं? किंतु यहां पर और वन्य का ज्ञान वो अनुमिति ज्ञान है, वो भी प्रत्यक्ष नहीं है। लग गया इधर? किंतु इधर यहां पर चक्षुरादिक इंद्रिय ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका प्रयोजक बता दिया। ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों इसको भी बताया, क्यों? इंद्रिय जन्य है, इसलिए इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नैयायिक मत के अनुसार कौन है? इंद्रिय जन्यत्व है। अब कोई पूछेगा कि घट प्रत्यक्ष है, वन्य प्रत्यक्ष नहीं, घट क्यों प्रत्यक्ष है? अर्थात घट में प्रत्यक्षत्व का, विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? तो नैयायिक मत में है क्या? नहीं, इंद्रिय जन्यत्व नहीं, वो तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। यहां पर बात चल रही है अभी घटगत विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? तो नैयायिक मत के अनुसार विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है कौन? प्रत्यक्ष प्रमा विषयत्व। क्या? प्रत्यक्ष प्रमा विषयत्व। प्रत्यक्ष प्रमा का जो विषय है वो विषय प्रत्यक्ष है।
वन्नी विषय तो है किंतु अनुमिति प्रमा का विषय है, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय नहीं है। तो कौन से विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे? जो प्रत्यक्ष प्रमा का विषय है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय उस विषय को बोलेंगे क्या? प्रत्यक्ष। तो तीन बात हो गई। क्या क्या? विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? इंद्रिय जन्यत्व। प्रमाण में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। बात में लग रही कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व ये प्रयोजक है। किसमें प्रत्यक्षत्व लाने के लिए? प्रमाण में प्रत्यक्षत्व लाने के लिए, अर्थात प्रमाण प्रत्यक्ष है तो प्रमाण में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व। ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? इंद्रिय जन्यत्व। विषय में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्व। तीन अलग अलग चीज नहीं एक मत के अनुसार समझ में आई कि नहीं? उस प्रकार जैसे उधर है नहीं एक मत में, और वेदांत मत में तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक वैसा नहीं है जैसा नैयिक मानते हैं। नैयिकों ने ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक किसको माना? इंद्रिय जन्यत्व। इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, वैसा वेदांत मत में नहीं है कि नहीं? तब पूर्व पक्ष ने पूछा, तब आपके मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? इतना पूछा नहीं, यही कौन शंका करने वाले ने, क्या प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन है? तब सिद्धांति ने पुनः पूछा, अरे भाई प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन ऐसा पूछ रहे हो, लेकिन कौन से प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो अथवा विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक पूछ रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं? तो पंक्ति देखिए, किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। बात समझ में आई? तो विषय तो प्रसिद्ध है, घटपटादिक विषय है ना। तो ज्ञानगत प्रत्यक्ष, ज्ञानगत मतलब ये ज्ञान प्रत्यक्ष है वेदांत मत में। तो कौन से ज्ञान को वेदांत मत में प्रत्यक्ष कहा जाता है कि नहीं? तो नैयिक मत में तो इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षत्व, वैसा यहां नहीं है ना। तो यहां पर ज्ञानगत से जो पद आया है अभी के पंक्ति में, उस पर एक टिप्पणी लिखी। कौन से ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन? ज्ञानगत से इस पर लिखिए एक वाक्य, विषय संसृष्ट वृत्त्यभिव्यक्त विषयावच्छिन्न चैतन्य रूप प्रमितिगतस्य। विषयावच्छिन्न चैतन्य रूप प्रमितिगतस्य। ठीक है, देखिए भैया था। तो विषय देखो पीछे कहा था कि नहीं, वेदांत मत में प्रमा कौन है? चैतन्य में वो प्रमा, ये कहा था कि नहीं? चैतन्य ही ज्ञान है। तो फिर कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष? घटावच्छिन्न चैतन्य वही ज्ञान है, पटावच्छिन्न चैतन्य वो भी ज्ञान है, मठावच्छिन्न चैतन्य वो भी ज्ञान है, किंतु उन सबको प्रत्यक्ष बोला जा रहा है क्या? अभी नहीं। फिर कौन से ज्ञान को प्रत्यक्ष व्यवहार होगा? कौन से चैतन्य को प्रत्यक्ष ऐसा व्यवहार होगा? और उसके लिए कौन प्रयोजक? ये प्रश्न है। तो वो लिख के दिया, विषय संसृष्ट वृत्ति, विषय घट, उससे संबद्ध हो गई कौन? वृत्ति। चक्षु के द्वारा वृत्ति निकलकर घट तक गई, तो वो कैसा हुआ? विषय संसृष्ट जो वृत्ति है कि नहीं, विषय घटादि के साथ संबद्ध ऐसी जो वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो विषयावच्छिन्न चैतन्य, ऐसे तो घट पट सब में चैतन्य है, किंतु कौन चैतन्य लेना यहां पर? वृत्ति संबद्ध जो विषय है कि नहीं,
उसको कह दिया यहां पर विषय संसृष्ट वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य। कौन सा चैतन्य? विषयावच्छिन्न चैतन्य। विषयावच्छिन्न चैतन्य उस वृत्ति में क्या होता है? अभिव्यक्त। ऐसा जो वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ विषयावच्छिन्न चैतन्य, उसी को कहेंगे प्रमिति ज्ञान। वो प्रत्यक्ष है। ऐसा व्यवहार कब होगा? अर्थात उस प्रत्यक्ष, वो जो चैतन्य है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसमें प्रत्यक्षत्व व्यवहार होने के लिए निमित्त कौन है? अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक कौन है? बात समझ में आई कि नहीं? ये प्रश्न। तो पंक्ति देखिए, किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य। ठीक, आद्ये, तो दोनों को बताओ। फिर पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? दोनों को बताओ, हमको दोनों जानना चाहते हैं। आपके मत में, वेदांत मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का क्या प्रयोजक है और विषयगत प्रत्यक्षत्व का क्या प्रयोजक है, बता दो। तो बता रहे, तो उसमें से पहले बता रहे। पहला कौन है? ज्ञानगत। हाँ वही आद्य। आद्य मतलब ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम। कौन? बता रहे आगे। आद्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद इति ब्रूम। ये उत्तर दिया। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक बताया इस पंक्ति में। क्या बोल रहे? देखिए, प्रमाण चैतन्यस्य, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना, यही है प्रयोजक। किसके लिए? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक। उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे जिस ज्ञान के साथ, चैतन्य के साथ प्रमाण चैतन्य का अभेद हुआ है। वही कहा यहां पर, प्रमाण चैतन्य का, प्रमाण चैतन्य से, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ क्या? अभेद। इति ब्रूम। इति ब्रूम मतलब प्रयोजकम ब्रूम। ये प्रयोजक है, ऐसा हम बोलते हैं। आद्य, आद्य के लिए, प्रथम के लिए ये प्रयोजक है। अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का यह प्रयोजक है। कौन? प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद। बोलिए, प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम भवति। कौन? प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद। मिला पंक्ति? इसी को थोड़ा दूसरे शब्द में लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद, विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद, विषयावच्छिन्न, विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद, चैतन्य अभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम इत्यर्थः। लग गया जी? चलिए भाई, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? तो ये लक्षण लिख के दिया, याद रखेंगे। तो मैं बोलता हूं, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम भवति। बोलिए, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम भवति। ठीक है, देखो भाई, तो कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष? वो ज्ञान प्रत्यक्ष की जो, जिसका वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ और विषयावच्छिन्न चैतन्य का क्या हुआ है? अभेद जा हुआ है। वहां पर हम बोलते हैं क्या? वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। लगे कि नहीं? हाँ, तो घटोपय चैतन्य, चैतन्य ज्ञान ही है कि तो प्रत्यक्ष कब? जब उसके साथ प्रमाण चैतन्य का अभेद होगा। तो प्रमाण अवच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना, यही है ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन। लग गया जी? हाँ। और नैयिक मत में ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? इंद्रियजन्यत्व।
अलग अलग ध्यान में रखिए भाई, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, अध्ये प्रमाण चैतन्यस्य मूल में अध्ये प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्याभेदः इति ब्रूमा। अब बोलेंगे भाई प्रमाण चैतन्य क्या होता है, विषय चैतन्य क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बताओ फिर प्रमाण चैतन्य क्या है वगैरह वगैरह सब बात तो बता रहे। तथा ही मतलब इसी बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं। और इसका लक्षण लिखते समय हमने कर दिया कि नहीं, क्या वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अर्थात प्रमाण चैतन्य। वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का ही नाम है क्या, प्रमाण चैतन्य। अब तथा ही करके देखिए मूल में, त्रिविधम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम विषय चैतन्यम च इति। तीन प्रकार का चैतन्य है भाई। वस्तुतः चैतन्य एक ही है, चैतन्य में किसी प्रकार का कभी भेद हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, लग गया कि नहीं। किंतु जो भी भेद बोला जाता है वो सब औपाधिक है, उपाधिकृत है, ठीक है। त्रिविधम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम विषय चैतन्यम चैतन्य। अब ये तीन हो रहे, तो तत्र मतलब विषयावच्छिन्न चैतन्य कौन है, इसको आप समझा रहे तीन चैतन्यों में से तत्र, ठीक है ना। तत्र का अर्थ लिखिए त्रिषु चैतन्येषु मध्ये, त्रिषु चैतन्येषु मध्ये। इन तीन चैतन्यों के बीच में विषय चैतन्य को पहले बता रहे, तो देखिए आगे। तत्र घटादि अवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम, लग गया जी, बोलिए क्या, घटादि अवच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। तो घटादि अवच्छिन्न, घट इत्यादि उपाधि से अवच्छिन्न है कि नहीं, उस उपाधि से अलग किया हुआ जैसा जो चैतन्य है। अर्थात देखिए जैसे आकाश व्यापक है कि नहीं, तो भी हम क्या कहते हैं घटाकाश। घटाकाश मतलब घट इस उपाधि में आया हुआ आकाश, उसको घटावच्छिन्न आकाश भी बोलते हैं। घटाकाश बोलिए, घटोपाधिक आकाश बोलिए, ठीक है कि नहीं। मठाकाश अर्थात मठावच्छिन्न आकाश। उस प्रकार समस्त प्रपंच का अधिष्ठान भूत चैतन्य तो एक ही है, किंतु उस चैतन्य के ऊपर अध्यस्त जो समस्त प्रपंच है उसमें से घट जिस चैतन्य के ऊपर अध्यस्त है उस चैतन्य को वो घट क्या करता है, इतरों से अलग करके दिखाता है। पट में आया हुआ चैतन्य से अलग है घट में आया हुआ चैतन्य, इसलिए उस चैतन्य को बोलेंगे क्या, घटावच्छिन्न चैतन्य। क्या बोलेंगे, घटावच्छिन्न चैतन्य। वही हुआ विषय चैतन्य, उसका नाम क्या है, विषय चैतन्य। घटावच्छिन्न चैतन्य, पटावच्छिन्न चैतन्य, मठावच्छिन्न चैतन्य आदि। तत्र घटावच्छिन्नम चैतन्यम विषय चैतन्यम। आगे चलिए, अंतकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, है कि नहीं। अंतकरण वृत्ति में आया हुआ जो चैतन्य है उस चैतन्य का नाम है क्या, प्रमाण चैतन्य। तो देखो अंतकरण वृत्त्यवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम। आगे दोनों समझ में आया। फिर अंतकरणावच्छिन्नम अंतकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम, ये तीसरा है। तो अंतकरण रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य है उसका नाम प्रमातृ चैतन्य। तीन चैतन्य हुए कि नहीं, अंतकरण रूप उपाधि से युक्त जो चैतन्य उसका नाम प्रमातृ चैतन्य किंवा प्रमाता चैतन्य, है कि नहीं। उस अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक चली गई, तो लंबायमान जो वृत्ति है उस वृत्ति में जो चैतन्य आया है उस चैतन्य का नाम है क्या, प्रमाण चैतन्य। और घटादि विषयों में आया हुआ जो चैतन्य है उस चैतन्य का नाम है क्या, विषय चैतन्य। तीन हुए ना, प्रमातृ चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य, ठीक है। अब इस बात को समझाने के लिए थोड़ा दृष्टांत देकर बता रहे ग्रंथकार। आगे की पंक्ति को देखिए। तत्र यथा तडागोदकम छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वत् एव चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा, ठीक है। उदाहरण हुआ तो उदाहरण समझ लेंगे। तडाग, तडाग कहते किसको, तालाब, है कि नहीं। तालाब, धरण, डैम, तडाग, ठीक है कि नहीं। तो उसमें से पानी निकालते हैं मोटर से या नाली से, है कि नहीं। फिर वो किसमें आता है, कुली में। कुली कहते हैं किसको, कैनल, दांड,
पाट, नेहर। सारी, निहर। अब समझ में आया? कुली है कि नहीं? तो वो पानी क्या हुआ? कुल्यात्मना, मतलब उस कुली के आकार का बन गया। दान जैसा वाकड़ा तिकड़ा छोटा बड़ा रहेगा, उसके आकार का बनता हुआ आगे बह रहा है। फिर आगे गया वो कहा? केदार में। कहा गया? केदार। केदार, केदार किसको कहते हैं? क्षेत्र, खेती, या उसको वाफा बोलते हैं हम लोग। जैसे बांध लगा कर चौकोनी त्रिकोणी कुछ बनाते हैं कि नहीं, उसमें कुछ पानी भरने के लिए वाफा, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? वो जैसा बनाया रहता है खेती का, तो जैसा ही आकार रहेगा, है कि नहीं? वहां तक जाता है कौन? पानी, और उसके आकार का बन जाता है कि नहीं? वाफे के आकार का बन जाता है। 12 क्या बोलते हैं? वाफा। वाफा शब्द मराठी है ना? तो केदार क्षेत्र, ठीक है कि नहीं? वही उस आकार का क्षेत्र। थोड़े में पंक्ति देखिए, यथा तडागोदकम छिद्रात निर्गत्य, छिद्र से निकलकर कुल्यात्मना, कुल्यात्मना मतलब देखिए उस पर एक वाक्य, एक शब्द, कुल्यात्मना, कुल्याकार सदृशाकारेण। कुल्यात्मना का अर्थ है कुल्याकार सदृशाकारेण। जैसा नहर रहेगा उसके आकार का बनकर, केदारान प्रविश्य, केदार क्षेत्र जमीन, उस वहां पर प्रवेश करके, तद्वत एव, तद्वदेव केदारवत एव, उस वाफा की तरह ही वो बन जाता है। पद आया कि नहीं? तद्वदेव मतलब केदारवत एव। चतुष्कोणाद्याकारम, चौकोनी यदि रहेगा तो वैसा पानी बन जाएगा, आयताकृति रहेगा वैसा बन जाएगा। कदाचित किसी खेत वाले ने षटकोनी बना दिया है कि नहीं उस केदार को, तो वैसा बन जाएगा कौन? पानी। चतुष्कोणाद्याकारम भवति, ये उदाहरण हुआ। उस प्रकार यहाँ पर तालाब की जगह लेना है प्रमातुर चैतन्य, ठीक है ना? वृत्ति की जगह लेना है क्या? कुली, है कि नहीं? तो कुल्यात्मना, है कि नहीं? और केदार की जगह लेना है विषय, घटपट विषय। तो अंतकरण की वृत्ति प्रमाता से निकलकर, चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है। जैसा घट विषय रहेगा वैसा वो बनेगी। घट है तो गोल, मठ है तो चौकोनी, उस प्रकार का आकार धारण करेगी। चलिए, तथा, अब सिद्धांत को बता रहे, तै तथा तैजसम अंतकरणम अपि। अंतकरण कैसा है भाई? तेजस है कि नहीं? ऐसा विशेषण क्यों दिया अंतकरण का? तेजस अंतकरण। तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, सत्वांशाधिक, सत्वांशाधिक अपंचीकृत पंचभूत, अपंचीकृत पंचभूत परिणामत्वात्, परिणामत्वात् तैजसम इति, तैजसम इति पूर्ण विराम। अनेन, अनेन अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य शीघ्र गमन सामर्थ्यम, शीघ्र गमन सामर्थ्यम सूचितम, शीघ्र गमन सामर्थ्यम सूचितम। पूर्ण विराम। हो गया जी? हो गया अर्थ। सत्वांशाधिक, सत्वगुण है अधिक जिनमें, ऐसे जो अपंचीकृत पंच महाभूत, पंचकरण होने के पहले, है कि नहीं? ऐसे सत्वाधिक अपंचीकृत भूतों का परिणाम होने से उसको कह दिया क्या? तेजस, ठीक है ना? ऐसा विशेषण देने से क्या लाभ हुआ? तो कह दिया अनेन अंतकरण से शीघ्र गमन सामर्थ्य। तेज जैसा बहुत शीघ्र जाता है कि नहीं? देखो सूर्य का किरण कितना दूर है, एक क्षण में यहाँ तक आ जाता है। उस प्रकार शीघ्र गमन सामर्थ्य किसमें? अंतकरण में। ये बात बताई तेजस विशेषण देकर। तो पंक्ति को देखिए, तथा तेजसम अंतकरण अपि चक्षुरादि द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा निर्गत्य निकलकर घटादि विषय देशम गत्वा, घटादि विषय तक जाता है वो अंतकरण।
विषय देशम गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। घटादि विषय के आकार उसका परिणाम हो जाता है, आकार हो जाता है। स एव परिणाम वृत्ति इति उच्यते। उस परिणाम को ही बोलते हैं क्या? वृत्ति। ठीक है ना। तो यहां पर शब्द आया है स एव परिणाम। स एव परिणाम कैसा? उसके लिए एक शब्द लिखिए, उसके लिए पर्यायवाची। स एव परिणाम बराबर अंतकरणस्य विषयाकार सदृशाकार, विषयाकार सदृशाकार एव परिणाम। विषयाकार सदृशाकार एव परिणाम। ठीक, ये बात। सदैव परिणाम मतलब अंतकरण का विषयाकार सदृशाकार, विषय के आकार वाला जो परिणाम है वही परिणाम को बोलते हैं वृत्ति। सदैव परिणाम वृत्ति इति उच्यते। आगे चलिए। अनुमित्यादि स्थले तो न अंतकरणस्य वन्यादि देशगमनम। क्यों? वन्यादेः चक्षुरादि असन्निकर्षात्। ठीक है जी। अनुमिति इत्यादि स्थल में क्या? अंतकरणस्य न अंतकरणस्य वन्यादि देशगमनम। अंतकरण वन्य तक जाता नहीं है। क्यों? वन्यादिकों के साथ चक्षुरादिकों का कोई सन्निकर्ष नहीं है, दिखाई नहीं देता यहां से पर्वत का वन्य है कि नहीं। तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेः तदाकार वृत्तेश्च बहिरेकत्र देशे समवधानात् तदुभयावच्छिन्नं चैतन्यम एकम एव। क्यों? विभाजकयोः अंतकरण वृत्ति घटादि विषयोः एकदेशस्तत्वेन भेद अजनकत्वात्। लग गया पंक्ति? चलिए भाई देखिए पुनः। तो कह रहे तथा च अयम घट, ज्ञान क्या हुआ? अयम घट, ये ज्ञान हुआ। इस प्रकार का जब ज्ञान होता है तब होता क्या है? तो अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है और घट के आकार बनती है। तो बोलेंगे बन गई तो उससे क्या होगा? तो उससे ये हो गया। तो प्रमाण कह दिया था किसको? स एव परिणाम वृत्ति, ये कहा कि नहीं। और वही है क्या? प्रमाण। प्रमाण कौन? वृत्ति है कि नहीं। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अर्थात प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ क्या हुआ? अभेद हुआ। क्या हुआ? अभेद हुआ। अंतकरण की वृत्ति चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाती है, घट के आकार बनती है। तब क्या होता है? तो घट तक वृत्ति जाने के पहले घटावच्छिन्न चैतन्य अलग था और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अलग था। मतलब प्रमाण चैतन्य अलग था और विषय चैतन्य अलग था। स्वरूपता चैतन्य होने पर भी उस चैतन्य का भेद दिखाने वाली जो उपाधि है घट और वृत्ति अलग अलग जगह है, तो चैतन्य भी अलग अलग है। और जब वृत्ति घट तक जाकर घट के आकार बन गई तब जिस उपाधि के कारण चैतन्य में भेद प्रतीत हो रहा था वो उपाधि अब अलग अलग जगह रही नहीं, एक जगह में आ गई। तो दोनों उपाधि जब एक जगह आ जाती है तो दोनों चैतन्य का क्या हो जाता है? अभेद। तो कौन दो चैतन्य का यहां पर अभेद हुआ? प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हुआ। प्रमाण चैतन्य को ही बोलते वृत्ति चैतन्य। तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ क्या हुआ? अभेद हुआ। और इस प्रकार का अभेद हुआ तब बोला जाता है अयम घट, ये ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो अयम घट ये ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान, उसमें प्रत्यक्षत्व क्यों आया? हाँ, अभेद हुआ इसलिए। किसका किसके साथ अभेद हुआ? वृत्त्यावच्छिन्न प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हुआ तब बोला गया कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। अर्थात ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन सिद्ध हुआ?
प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद। अभी अभी पिछले के पेज पर लक्षण किया था ना, प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद। प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद होना, यही है प्रयोजक। किसके लिए? ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए। लग गया कि नहीं? हाँ, तो पंक्ति देखिए अभी, तथा च अयम घट, मिला? आगे चलिए, अयम घट ये ज्ञान है। तथा च अयम घट इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले, इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान जहां होता है वहां पर घटादेहे तदाकार वृत्ति च, घट और घटाकार वृत्ति ये दोनों एक जगह आ गई। बोले एक जगह कैसी आ गई? घट अंदर गया तो वृत्ति बाहर गई। एक देश स्थितत्व दोनों का हुआ। कहां हुआ? बाहर हुआ, शरीर के बाहर। घट बाहर है, वहां तक वृत्ति गई, न कि घट शरीर के अंदर आया अभेद होने के लिए। लग गया पंक्ति? देखो, प्रत्यक्ष स्थले घटादेह, मिला पंक्ति? तदाकार वृत्ते है च, तदाकार घटाकार जो वृत्ति, वृत्ते है च बहिः, बाहर देश में, एकत्र देशे एक जगह में, समवधानात्, समावधान हो गया उनका। समावधानात् का अर्थ लिखिए सहावस्थानात्, सहावस्थानात् अर्थात एक साथ एक जगह दोनों आ गई। समावधानात् तो क्या निकला यहां तक कि दोनों उपाधियां एक जगह आ गई। कौन दो उपाधि? घट और वृत्ति। दोनों उपाधि बाहर एक जगह घट में आ गई। लग गया? तब होगा क्या? तब उभयावच्छिन्नम चैतन्यम एकमेव। जब वृत्ति एकत्र आ गई तो दो उपाधि एकत्र आ गई, तो उन दो उपाधियों में जो चैतन्य है उनका उसका भी क्या हुआ? अभेद। वही लिखा, तद उभयावच्छिन्नम चैतन्यम एकमेव। तद उभयावच्छिन्नम चैतन्यम, उभयावच्छिन्न मतलब कौन चैतन्य? शाबाश, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य। तो वहां पर एक शब्द लिख के रखिए, उभयावच्छिन्नम। इसके ऊपर उभयावच्छिन्नम बराबर उभयावच्छिन्नम बराबर घटाद्यवच्छिन्नम, घटाद्यवच्छिन्नम तदाकार वृत्त्यवच्छिन्नम च, तदाकार वृत्त्यवच्छिन्नम च। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य और घटाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, ये उभय चैतन्य। तो ये दोनों चैतन्य क्या हो गए? एक। तद उभयावच्छिन्नम चैतन्यम एकम एव, अर्थात चैतन्य का क्या हुआ? अभेद। किस चैतन्य का किस चैतन्य के साथ अभेद हुआ? प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हुआ। और इस प्रकार इन दोनों चैतन्यों का अभेद होना, यही है क्या? ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजन। इसलिए वहां पर बोला जाता है कि अयम घट, ये ज्ञान प्रत्यक्ष है। बरोबर? अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए किसी ने अनुमान किया, पर्वतः वन्यमान धूमात्, अनुमान किया। फिर अनुमान करने के बाद अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हुआ, पर्वतः वन्यमान, ये ज्ञान। अब ध्यान दीजिए, पर्वत वन्यमान यह ज्ञान प्रत्यक्ष है क्या? क्यों प्रत्यक्ष नहीं? वो ज्ञान वहां पर प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं है। क्या? ज्ञान में प्रत्यक्षत्व आने के लिए जो निमित्त चाहिए वो वहां पर नहीं है। कौन होता है ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक? प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद। वहां पर विषय कौन है? वन्नी। और प्रमाण मतलब वृत्ति। वहां पर वृत्ति चैतन्य का वन्नी चैतन्य के साथ अभेद है क्या? नहीं। क्यों? वन्नी तक वृत्ति गई ही नहीं, अतः दोनों चैतन्य का अभेद नहीं है, अतः वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन? प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्याभेद ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व से प्रयोजक। लग गया जी? चल पंक्ति देखिए, समावधानात् तदुभयावच्छिन्नम चैतन्यम एकमेव। लग गया जी? तो पुनः प्रश्न कोई कर सकता है क्या कि घटावच्छिन्न चैतन्य
और प्रत्यावच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों एक कैसे हो गए? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे विभाजकयो हो। विभाजकयो हो, इसके लिए शब्द लिखिए, पर्याय शब्द भेद व्यवहार जनकयो हो। विभाजकयो हो बराबर भेद व्यवहार जनकयो हो, अर्थात भेद व्यवहार को निर्माण करने वाला। ठीक है ना? पंक्ति देखिए आगे, विभाजकयो हो अपि अंतकरण वृत्ति घटादि विषयो हो एक देशस्तत्वेन। मूल में पंक्ति देखिए भाई, विभाजकयो हो अपि, विभाजक जो दो है ना वो अलग अलग रहे नहीं। विभाजकयो हो अपि, कौन है वो? अंतकरण वृत्ति एक और घटादि विषय ये दो। अंतकरण वृत्ति एक हुआ और घटादि विषय दो, ये विभाजक उपाधि है कि नहीं? हाँ, तो अंतकरण वृत्ति घटादि विषयो हो, इसका विशेषण है वो विभाजकयो हो। विभाजक भेद व्यवहार के लिए कारण, ये जो दो उपाधियां है वो दो उपाधियां क्या हुई? विषय हो एक देशस्तत्वेन, विभाग करने वाली भेद व्यवहार कराने वाली दो उपाधि एक जगह आने के कारण चैतन्य में अभेद हुआ। तो वही देखिए, एक देशस्तत्वेन, मिला पंक्ति शब्द मिला कि नहीं? एक देशस्तत्वेन, उसके लिए पर्याय शब्द एक स्थान स्थितत्वेन। एक स्थान स्थितत्वेन, एक स्थान में वो स्थित होने के कारण, एक स्थान स्थितत्वेन लग गया जी। क्या? भेद अजनकत्वात्, इसलिए वो भेद उत्पन्न कर नहीं सकते। दो उपाधियां भेद उत्पन्न कब तक कर सकती हैं? जब वो एक देश में नहीं है। जब एक देश में एक जगह आ गई, एक स्थान में आ गई, तो वो उपहित का भेद कर नहीं सकती। लग गया कि नहीं? क्या लिखा है शब्द? भेद अजनकत्वात् लिखा है कि नहीं? उसके लिए पर्याय शब्द लिखिए, भेद व्यवहार अजनकत्वात्। भेद व्यवहार अजनकत्वात् बराबर अभेद व्यवहार जनकत्वात् इत्यर्थः। अभेद व्यवहार जनकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है जी। क्या शब्द है वो? भेद अजनकत्व है कि नहीं? मतलब भेद व्यवहार अजनकत्व नहीं, अर्थात अभेद व्यवहार का जनक हो गई वो दोनों उपाधियां। क्यों? एक देश में आने के कारण। ठीक है, उदाहरण देकर समझा रहे भाई आगे। अतः एव, ठीक है ना, घटांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाशः न मठावच्छिन्न आकाशात् भिद्यते। उदाहरण दिया, उदाहरण समझ लीजिए मठ है, मठाकाश, और बाहर रखा है घट, तो घट में आया हुआ आकाश घटाकाश। घटाकाश और मठाकाश इन दोनों का भेद है कि नहीं? अभी है। क्यों? उपाधि अलग अलग है, अलग अलग जगह, एक देश में नहीं है कि नहीं? तो भेद व्यवहार की जनक उपाधि भिन्न भिन्न देश में होने के कारण उपहित का भेद है। अब समझ लीजिए किसी ने बाहर जो घट रखा था उसको उठाया और घट के अंदर रख दिया। अब मठावच्छिन्न आकाश से घटावच्छिन्न आकाश भिन्न है क्या? नहीं है, एक ही है। क्यों? दो उपाधि एकत्र आने के कारण। लग गया कि नहीं? हाँ, तो पंक्ति देखिए, अतः एव। अतः एव मतलब क्या? अतः एव का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर एक देश स्थितत्वेन, एक देश स्थितत्वेन उपाध्यो हो अभेद व्यवहार प्रयोजकत्वात् एव। अभेद व्यवहार प्रयोजकत्वात् एव। अभेद व्यवहार प्रयोजकत्वात् एव। ठीक है, अर्थ देखिए। अतएव इसलिए एक देश स्थितत्वेन, एक देश में आने के कारण उपाध्यो हो, दो उपाधि में
अभेद व्यवहार प्रयोजकत्वात्, अभेद व्यवहार का वो प्रयोजक हो जाती है दो उपाधि एक जगह आने पर। अतएव मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाश, मठांतरवर्ती मठ के अंतर्गत घट को रख दिया तो उसमें उसके अंतर्गत घटावच्छिन्न जो आकाश है वह न मठावच्छिन्न आकाशात् विद्यते। वो घटावच्छिन्न आकाश मठावच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। लग गया कि नहीं? क्यों नहीं भिन्न? दोनों उपाधि एक देश में आने के कारण। ठीक है, इस पंक्ति को समझने के लिए एक वाक्य लिखिए। मठांतरवर्ती घटाकाश, मठांतरवर्ती घटाकाश, मठांतरवर्ती घटाकाश मठाकाशात् न विद्यते इति भावः। मठाकाशात् न विद्यते इति भावः। ठीक है जी, चलो भाई। तो मठांतरवर्ती जो आकाश है, मठांतरवर्ती जो घटाकाश है, वह घटाकाश मठाकाश से भिन्न नहीं है। चलिए मूल में, मठांतरवर्ती घटावच्छिन्न आकाश न मठावच्छिन्न आकाशात् विद्यते, ये उदाहरण हुआ। अब सिद्धांत बता रहे तथा च, मूल में मिला पंक्ति, तथा च अयम घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले, जहां पर अयम घट इस प्रकार घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। वहां पर घट प्रत्यक्ष स्थले घटाकार वृत्ते है घट संयोगी तया घटावच्छिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया तत्र घट ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम्। मेरा पंक्ति देखिए पुनः, तथा च अयम घट इति घट प्रत्यक्ष स्थले, मिला इतना? आगे घटाकार वृत्ते है घट संयोगितिया, घट के साथ संयोग हो गया किसका? घटाकार वृत्ति का, है कि नहीं? घटाकार वृत्ते घट संयोगितया, घट संयोगिता मतलब लिखिए घट संयोगितया, इस पर एक शब्द, घट संयोगितया बराबर संयोगेन घट देश वृत्ति तया, संयोगेन घट देश वृत्ति तया, घट देश वृत्ति तया। ठीक है, देखो भाई, घट संयोगिता मतलब संयोग संबंध से घट देश में रह गई कौन? वृत्ति। घट देश वृत्ति तया, घट देश में वो रह रही है वृत्ति। तो पंक्ति देखिए, घटाकार वृत्ति घट संयोगितया, घट के साथ संयोग होने से वो घट में रह गई। तब घटावच्छिन्न चैतन्यस्य, घटावच्छिन्न चैतन्यस्य लिखिए वहां पर एक शब्द विषय चैतन्यस्य। घटावच्छिन्न चैतन्य मतलब विषय चैतन्य, घटावच्छिन्न चैतन्यस्य अर्थात विषय चैतन्यस्य। आगे चलिए मूल में, तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च, तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य मतलब शाबाश प्रमाण चैतन्यस्य। तद्वृत्ति घटाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अर्थात प्रमाण चैतन्य। तो तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य, इस पर लिखिए प्रमाण चैतन्य। ठीक है, अब पुनः देखिए, घटावच्छिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया, दोनों चैतन्य का क्या हुआ? अभेद। कौन दोनों चैतन्यों का अभेद हुआ? घटावच्छिन्न चैतन्य का और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का, अर्थात विषयावच्छिन्न विषय चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य का क्या हुआ? अभेद हुआ। और अभेद होने के कारण वो ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ का। अभिन्नतया तत्र, तत्र पद है कि नहीं? तत्र मतलब तत्र लिखिए, तत्र का अर्थ अयम घट इति प्रत्यक्ष स्थाने किंवा प्रत्यक्ष स्थले, अयम घट इति प्रत्यक्ष स्थले,
अयम घट इस प्रकार का प्रत्यक्ष जहां होता है वहां पर अयम घट इति प्रत्यक्ष स्थले घट ज्ञान से घटांशी प्रत्यक्षत्व है कि नहीं। घट ज्ञान घटांश में क्या है प्रत्यक्ष है, पटांश में प्रत्यक्ष नहीं है कि नहीं। वृत्ति का और घट का अभेद हुआ, घट में घट तक वृत्ति गई ना, वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का घटावच्छिन्न चैतन्य का अभेद हुआ तो वो अयम घट ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो बोलेंगे फिर अभेद हो गया तो पट का भी ज्ञान प्रत्यक्ष मानो, तो बोलेंगे नहीं वो पटांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। कहाँ प्रत्यक्ष है फिर घटांश है। ठीक है, तत्र घट ज्ञान से घटांशे प्रत्यक्ष। घटांशे इस पर एक छोटा वाक्य, वृत्ति अभिव्यक्त, वृत्ति अभिव्यक्त घटावच्छिन्न चैतन्यांशे, घटावच्छिन्न चैतन्यांशे, चैतन्यांश अर्धविराम घट विषयकांशे, घट विषयक अंशे, घट विषयक अंशे, घट विषयक अंशे अर्धविराम न तु अन्य विषय विषयकांशे, न तु अन्य विषयकांशे इति यावत्। ठीक है, समझो भैया अर्थ। तो घटांश वो ज्ञान, घटांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, मतलब क्या, वृत्ति में अभिव्यक्त जो घटावच्छिन्न चैतन्य उस अंश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं। समझ लीजिए आप वृत्ति गई पट तक तो पट अंश में प्रत्यक्ष रहेगा, क्यों, तो वृत्ति अभिव्यक्त कौन हुआ वहां पर, पटावच्छिन्न चैतन्य है कि नहीं। तो जो चैतन्य वृत्ति में अभिव्यक्त होता है कि नहीं, तो उस चैतन्य अंश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कि नहीं। जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ तो घटांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं। पटावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ होगा तो पटांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं। और मटावच्छिन्न चैतन्य यदि वृत्ति में अभिव्यक्त होता है तो मटांश में वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। लग गया अर्थ। हाँ, तो घटावच्छिन्न चैतन्य से घट विषय का अंश है, न तो अन्य विषय का अंश इति यावत्। लग गया जी। हाँ, ये हो गया भाई। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक कौन, प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्याभेद। ठीक है नहीं, ज्ञानगत प्रत्यक्ष से प्रयोजक। आगे चलिए, हो गया नहीं इतना। आगे क्या है, एक पंक्ति ले लेती इतना चलेगा। सुखादि मिलेगा तो चलो, नहीं तो रहने तो उद्या देंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।